Hi friends, so welcome to series of landmark judgment. ओके इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं अनदर वन मोर इम्पॉर्टेंट केस ओके ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि है चंपकम दोलाई राजन. ओके आज देखेंगे कि क्यों यह केस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और किस तरीके से इस केस ने भी एक तरीके से शंकरी प्रसाद के जैसे ही इस केस ने भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए एक मेजर कंट्रीब्यूशन किया कि इसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फर्स्ट मेजर अमेंडमेंट करना पड़ा जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस. ओके सो हम आज इस केस के बारे में देखेंगे कि एक्चुअली पहले हम देखते हैं कि चंपकम दोलाई राजन थी कौन. ओके सो अगर इनके बारे में एक बैकग्राउंड के बारे में मैं बात करूं तो ये तमिलनाडु से थी. 1915 में इनकी बर्थ हुई थी तमिलनाडु में. ओके देन एक्चुअली उनने 1934 में बैचलर डिग्री ली थी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड क्वाइट seen in a 1934 no one in a woman's side it's quite capable to get a bachelor degree उनने ली. यानी कि आप समझिए कि एजुकेशन के प्रति वो कितना ज़्यादा डेडिकेटेड थे. ओके उसके बाद वो बनना चाहती थी डॉक्टर. ओके लेकिन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ तो थी, अदर डिफ़िकल्टीज़ जो उनको फेस करनी पड़ी वो भी उस पर भी बात करेंगे क्यों, जिसके कारण मेजर जो उनका ये ड्रीम था डॉक्टर बनने का यही एक रीज़न था जिसके कारण फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ यानी प्रोवोक हुआ. ओके तो उस पे लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम वो टीचर ही बनी. ओके तो सो उनका सिग्निफिकेंट यानी लीगली उनने इस चीज़ को चैलेंज किया था जो उस समय की मद्रास गवर्नमेंट ने एक कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया था. ओके उस कम्युनल ऑर्डर के थ्रू जो मेडिकल सीट्स थी या यूं कहें कि एजुकेशन एरियाज पर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया था. ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन उस समय रिजर्वेशन वर्ड्स नहीं था, कास्ट बेस्ड कोटा. ओके एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया गया था. उस समय टोटल फुल ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी मद्रास स्टेट्स में टोटल सीट्स थी मेडिकल की 14. तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया गया था कि नॉन ब्राह्मण्स में 6 सीट्स. ओके बैकवर्ड हिंदूज में 2 सीट्स, फिर ब्राह्मण्स को 2 सीट्स. ओके हरिजन्स को 2 सीट्स. ओके 1 सीट्स फॉर एंग्लो इंडियंस, 1 सीट्स फॉर मुस्लिम. इस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था. तो अब इस तरीके से अगर चंपकम दुलाई राजन को फाइट करनी है तो उनको इन 2 सीट्स के लिए फाइट करनी पड़ेगी. तो उनको ये लगा कि अगर ये 14 सीट्स होती तो फिर भी कंपैरेटिवली फाइट करना इजी होता, लेकिन इन 2 सीट्स के लिए फाइट करना कंपैरेटिवली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी और उनको लगा कि उनका ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा. ओके क्योंकि एजुकेशन में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन किया गया था ना कि मेरिट बेस्ड. उनका सबसे पहला रीजनिंग ये था कि आपने मेरिट को डिसाइड नहीं किया, आपने केवल कास्ट को डिसाइड किया. और ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस पर हम थोड़ा आगे बात भी करेंगे कि क्या मेरिट बेस्ड या कास्ट बेस्ड यानी आप जो कोटास प्रोवाइड कर रहे हो वो सही है या नहीं है. ओके इस पे देन लाइक द चंपकम दुलाई राजा उनको लगा कि मेरे पास कोई चांस नहीं है, मैंने जैसे आपसे बताया. तो उनने इस जजमेंट को जो था जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर था 1950 का उसको चैलेंज कर दिया मद्रास हाई कोर्ट में. ओके जैसे उनने मद्रास हाई कोर्ट में इस डिसीजन को किया मद्रास हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया. बोले ये हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल जो 14 है उसके अगेंस्ट है. ये आर्टिकल 14 बहुत ही है कि इक्वल आप जो इन फ्रंट ऑफ द लॉ. ओके यानी कि आप सारे सिटीजन्स को एक लॉ के सामने इक्वली ट्रीटेड करोगे, लेकिन यहाँ पे आप कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड कि आप कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. ओके तो इसके रिस्पॉन्स में जो गवर्नमेंट थी उस समय की वो चली गई सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस जजमेंट पे? सुप्रीम कोर्ट ने इस कम्युनल जीओ को गवर्नमेंट ऑर्डर को स्ट्रक डाउन कर दिया. बोले इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि सीधे से जो मेंशन है आपने जो डिस्क्रिमिनेशन किया है वो कास्ट रेस और रिलीजन्स को ध्यान में रख के किया हुआ है. तीनों चीज़ें थी कास्ट रेस और रिलीजन. एंग्लो इंडियंस आपके रेस वाला आ गया, ठीक है, कास्ट बेसिस पे आपने किया है शेड्यूल कास्ट को. ओके रिलीजन्स के हिसाब से आपने मुसलमानों को भी सीट ऑल आउट की थी. तो आपने जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ था वो इन 3 एरियाज पे किया गया था और जो कि फंडामेंटल राइट्स में अलाउ नहीं है. ओके सो आपको
राइट टू इक्वलिटी के हिसाब से इसको नीचे कर दिया जाता है, आप इसको स्ट्रक डाउन कर देते हैं, क्योंकि उस समय तक कहीं पे भी रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न फंडामेंटल राइट्स में नहीं था। ओके, वहाँ पे उस समय तक इस तरीके की कोई भी बात फंडामेंटल राइट्स में नहीं की गई थी, इस कारण से यानी फिर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। ओके, सो फिर आफ्टर दैट गवर्नमेंट ने बोला कि ये तो एक रिजर्वेशन हमें यानी हमें सोशल रिफॉर्म्स करना है और हमें जो लोग नीचे रह गए हैं उनको अपलिफ्ट करना है, वो कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट ने उस समय फिर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए। ओके, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो मेजर थी, क्योंकि आप अगर जो निचले तबके के लोग हैं अगर उन तक बेनिफिशरीज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो तो इनइक्वलिटी हमेशा बनी रहेगी, और जो सोशल इक्वलिटी की बात की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकेगा। इसलिए 15(4) के थ्रू ओके एजुकेशन एरियाज में भी रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन, ओके, तो एजुकेशन एरियाज में अफर्मेटिव एक्शन किया गया, जहां पे उसमें प्रॉपरली मेंशन किया गया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस मींस ओबीसी, देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर कोई पॉलिसी या एजुकेशन सिस्टम में कोई भी प्रोविजंस लाया जाता है उनको अपलिफ्ट करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन किया जाता है। ओके, तो अफर्मेटिव एक्शन यानी सकारात्मक प्रयास, ठीक है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा। तो ये 15(4) जो था आर्टिकल वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इंक्लूड किया गया। ओके, फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट किया गया। ओके, कि अगर कोई चैलेंज करता है तो ये भी एक फंडामेंटल राइट्स है, गवर्नमेंट ये चीज बोल सकती है सुप्रीम कोर्ट में। ओके, सो पहले क्या था, कोई भी रिजर्वेशन नहीं था एजुकेशन सिस्टम में। ओके, पहले केवल रिजर्वेशन सिस्टम था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 16(4) जो था आर्टिकल उसमें सीधे बोला था कि आपको अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन जो है आपकी सर्विस एरियाज में मिलेगा, एजुकेशन में या पढ़ाते समय इंडियन इंस्टीट्यूट्स में, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तो नहीं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जितने भी हैं उसमें ऐसा कोई प्रोविजंस या ऐसा लॉ या फिर ऐसा फंडामेंटल राइट्स नहीं था कि आपको वहाँ पे भी रिजर्वेशन देना होगा या वो आपका राइट्स है, आप वहाँ पे ले सकते हो। लेकिन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 15(4) को इम्प्लीमेंट करके उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, और उससे पहले लोग केवल पब्लिक जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ थी, वो केवल आर्टिकल 16(4) का यूज़ करके केवल सर्विस एरियाज में ही, गवर्नमेंट जॉब वाले एरियाज में ही बस अपने उसमें अपने लिए एक कोटा मांग सकते थे। ओके, और उसको यूटिलाइज कर सकते थे। लेकिन आफ्टर दैट एजुकेशन एरियाज में भी अफर्मेटिव एक्शन को इम्प्लीमेंट किया गया। ओके, जिसने फ्यूचर में रिजर्वेशन पॉलिसीज, अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर वे में इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि ये पहला केस था जिसने रिजर्वेशन पॉलिसीज को एक सेफ प्रोवाइड करा था इन इंडिया। ओके, तो ऑनगोइंग डिस्कशन उस पर कंटिन्यूसली रहा, यानी ये केस तो वो था, लेकिन उसके बाद सीधे चीज़ें हुई जब आप फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ तो उसमें ये बोला गया कि आप मेरिट के ऊपर रिजर्वेशन को प्रमोट कर रहे हो, जो कि इंडिया की फ्रीडम में हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि हमारे उसमें मेरिटोक्रेसी को इम्प्रूव करके और भी ज़्यादा जो रिनाउंड पर्सन है और जो इंटेलेक्चुअल है हमें वो चाहिए, हम रिजर्वेशंस दे के फिर उन लोगों को डिमोरलाइज करेंगे। तो इस तरीके को ये भी मानना चाहिए कि हमें सारी कम्युनिटी और सब लोग के बढ़ावे पे भी काम करना है, जिनने इतने लॉन्ग टर्म से डिप्रीवेशन देख रहे हैं उस पे हमें उनको भी अपलिफ्ट होने के लिए एक बेटर चांस और बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। तो मेरिटोक्रेसी में ये है कि आपके पास उस समय कम अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन हाँ, आप और भी ज़्यादा इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। ओके, अगर आपको लगता है सीट्स कम है तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप मोर एंड मोर, अगर आप ज़्यादा सीट्स में रिजर्वेशन दे रहे हैं तो आपको उतनी ही ज़्यादा सीट्स और भी ज़्यादा जनरेट करनी चाहिए, आपको और एजुकेशन सेक्टर में एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाना चाहिए। ओके, जैसे कि ईडब्ल्यूएस के टाइम पे जब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन हो रहा था तो एक प्रॉपर रिपोर्ट हुई थी कि अगर हम ईडब्ल्यूएस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें कितनी एक्स्ट्रा सीट्स और चाहिए होगी। ओके, जो अभी के उसमें हुआ वो शुरुआत से फ्रीडम के टाइम से ही होना चाहिए था कि इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स और सारे होने चाहिए थे कि आपने रिजर्वेशंस तो प्रोवाइड कर दिया,
ओके, लेकिन आपने सीट्स बढ़ाने पे ज़्यादा काम नहीं किया, जो एक मेजर रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स यानी खोलते। नहीं तो अगर आप ये देखेंगे तो 2000 तक इंडिया में केवल 7 आईआईटीज थे, एम्स भी गिने चुने, एक मेजर एम्स दिल्ली में। तो आपके पास इंस्टीट्यूट्स के नाम पे आपने ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स नहीं किया, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट थी। केवल रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि रिजर्वेशन में भी आप केवल फिर वो लिमिटेड लोगों को ही आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिजर्वेशन का भी बेनिफिट्स मिलेगा। तो हाँ, आपको मेरिटोक्रेसी करना है, लेकिन हमारे लिए ये भी ज़रूरी है, तो हमें दोनों चीज़ों पर भी इम्प्लीमेंट करना है। एक तरीके से रिजर्वेशन में भी मेरिटोक्रेसी इनसाइड वर्क करती है, क्योंकि आप सबको अलाउ नहीं कर रहे हो, उसमें भी जो मेरिट हैं या अपर हैं, जो ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, उनको आप अलाउ कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स द थिंग, क्योंकि उससे आपको सोशल जस्टिस एक इम्प्लीमेंट होता है सोसाइटी में, और जब लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट उनके लिए काम कर रही है, तो डेमोक्रेसी में एक यूनिटी दिखती है, डेमोक्रेसी में स्टेबिलिटी आती है। ओके, बट उसको रीजनेबल होना चाहिए। ओके, कि रीजन वो दिखना चाहिए कि जिसको मिल रहा है उसको सही में उसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए कि विवेकाधीन के हाँ इस तरीके से, जो एक्चुअली पहले से डिप्रीव्ड नहीं था, जिसने बहुत अच्छे से लाइफ स्टाइल जी हुई है, ओके, जिसको उस रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं थी, उसको उसे अलग करना चाहिए। इसलिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ओबीसी में लगाया भी गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। रिसेंट ऑब्जर्वेशन में अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टैंड को मॉडिफाई किया और एक सब कैटेगराइजेशन इसने बोला है कि हाँ, आप रिजर्वेशन करने के लिए, रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन को अंदर पेनिट्रेट करने के लिए उस सोसाइटी में आप अफर्मेटिव सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। यानी आप अगर कैटेगरीज है, अगर आप ओबीसीज में जो रिजर्वेशन मिल रहा है और उसको अदर उसमें भी ओबीसीज को भी आप फर्दर सब कैटेगराइज करके उसके हिसाब से आप रिजर्वेशन को उनमें बांटना चाहते हो, तो दैट्स अ गुड, आप उसमें कर सकते हो। यानी एक कैटेगरीज के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन करके अगर आप उस अफर्मेटिव एक्शन को बेटर वे में वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो तो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर ये बोला जाए तो चंपकम दोलाईराजन केस से थोड़ा सा स्टैंड अपना चेंज करके इस बार उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि आप हाँ कास्ट के बेसिस पे एक अफर्मेटिव एक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो नेशनल इम्पैक्ट क्या हुआ? नेशनल इम्पैक्ट आप बोला जाए इस केस के बाद आया फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सॉरी फंडामेंटल राइट्स नहीं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका आया जिसने 15(4) को इम्प्लीमेंट किया। ओके, फाउंडेशन प्रोवाइड किया कि एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन कहाँ तक और कितना एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट हो सकता है, एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से। हिस्टोरिकली मेजरली सुप्रीम कोर्ट के केसेस में आता है, क्योंकि एजुकेशन में रिजर्वेशंस की शुरुआत यहाँ पे हुई थी। ओके, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन शुरू हुआ था कि पॉलिसीज़ का कितना और कितने लेवल तक आप यानी आप सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रिटेट कर सकता है और कहाँ तक वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हैं। ओके, और लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में एक डिबेट शुरू हुई थी कि रिजर्वेशंस कहाँ से, आगे के केसेस जब हम रिजर्वेशन के देखेंगे तो बालाजी केस और इस बालाजी केस हैं, फिर आपको आगे के केसेस में पता चलेगा कि किस तरीके से कंटिन्यूसली रिजर्वेशंस पे एक बहुत लॉन्ग डिबेट चली, लेकिन जिसकी शुरुआत जो थी इस केस में चंपकम दोलाईराजम केस से हो गई थी, और जिसने एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन को एंट्री कराने में एक मेजर बाय द फंडामेंटल राइट्स रोल प्ले करने में एक मेजर रोल प्ले किया। तो ये आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।